मुंबई की मानसूनी बारिश आज रात कुछ ज्यादा ही बेदर्द लग रही थी, मानो शहर के सारे पापों को धो डालना चाहती हो। मालाबार हिल के आलीशान स्काईलाइन टावर्स की 45वीं मंजिल पर खड़े होकर विक्रम मल्होत्रा कांच की विशाल खिड़की से टकराती बूंदों को एकटक देख रहे थे। नीचे मुंबई शहर की रोशनी पानी में डूबे हुए जवाहरात जैसी लग रही थी, जो अंधेरे और धुंध में लिपटकर एक अजीब सी उदासी बिखेर रही थी। अंदर विशाल पेंटहाउस की हवा वातानुकूलित थी और उसमें महंगी कश्मीरी चंदन की अगरबत्ती की भीनी खुशबू रची बसी थी, जो बाहर की गीली मिट्टी और तूफानी हवा की गंध से बिल्कुल विपरीत थी। विक्रम के हाथ में 50 साल पुरानी स्कॉच का गिलास था, लेकिन शराब की वह तेज गर्मी भी उस बर्फीली ठंडक को कम नहीं कर पा रही थी, जो आज उनके सीने में घर कर गई थी। 55 साल की उम्र में विक्रम मल्होत्रा उस क्षितिज के आधे मालिक थे, जिसे वह इस वक्त अपनी खिड़की से निहार रहे थे। रियल एस्टेट की दुनिया में उनका नाम एक कानून की तरह चलता था और उनकी संपत्ति का कोई अंत नहीं था। फिर भी आज रात उनके करोड़ों के पेंटहाउस की खामोशी उन कंक्रीट के खंभों से भी ज्यादा भारी लग रही थी, जिन पर यह इमारत खड़ी थी। कमरे में रखा हर एक सामान, इटली से मंगवाया गया सोफा, फ्रांस की पेंटिंग्स और फारस के कालीन, सब कुछ उनकी सफलता की गवाही दे रहे थे। लेकिन साथ ही वे उनकी तन्हाई का भी मजाक उड़ा रहे थे। उनकी पत्नी और बच्चे लंदन में बसे थे और यहां इस सोने के पिंजरे में वह अपनी ही परछाई से डरने लगे थे। आज की रात यह अकेलापन उन्हें किसी अदृश्य बोझ की तरह कुचल रहा था। उन्होंने भारी कदमों से खिड़की से अपना मुंह मोड़ा और कमरे के कोने में रखी अपनी पुरानी महोगनी मेज की ओर बढ़ गए। आज शाम एक नई जमीन के सौदे के लिए पुराने दस्तावेज खोजते समय उनकी नजर तिजोरी के सबसे निचले और अंधेरे हिस्से में पड़ी एक वस्तु पर अटक गई थी। वह कोई सोने का बिस्कुट या हीरे का हार नहीं था, बल्कि एक पुरानी दीमक लगी डायरी थी। यह वह चमड़े की जिल्द वाली महंगी डायरी नहीं थी, जिसका उपयोग वह आजकल अपनी बैठकों में करते थे, बल्कि उनकी जवानी के दिनों की एक बहुत ही सस्ती, खुरदरे पन्नों वाली नोटबुक थी। उसका आवरण कई जगहों से फट चुका था और पन्ने पीले पड़कर भूरे हो गए थे, जैसे कि वे किसी भूली हुई सभ्यता के अवशेष हों। विक्रम ने उस डायरी को मेज पर रखा और अपनी कांपती हुई उंगलियों से उसे खोला। पन्नों से पुरानी कागज और सूखी स्याही की एक विशिष्ट गंध उठी, जिसने उन्हें सीधे 20 साल पीछे खींच लिया। पन्ने पलटते हुए उनकी उंगलियां एक विशिष्ट तारीख पर आकर रुक गईं। वहां नीली स्याही में लिखावट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, मानो लिखने वाले के हाथ उस समय भी कांप रहे हों। पन्ने पर राशन का हिसाब, किराए का विवरण और छोटी मोटी उधारी लिखी थी, लेकिन पन्ने के सबसे निचले कोने में एक नाम और एक आंकड़ा लिखा था, जिसने विक्रम की सांसों को एक पल के लिए रोक दिया। वहां लिखा था, राघव से प्राप्त 50 रुपये, वापसी जब किस्मत साथ देगी। वह नाम राघव सफलता और अहंकार की मोटी परतों के नीचे कहीं दफन हो गया था। उसे पढ़ते ही विक्रम को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके दिल में कांच का नुकीला टुकड़ा उतार दिया हो। 50,000 रुपये की वह रकम आज उनके लिए न के बराबर थी। इतना तो वह अक्सर अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ एक रात के खाने पर टिप में दे दिया करते थे, लेकिन उस पीली पर्ची पर लिखे उस आंकड़े का वजन आज करोड़ों से भी ज्यादा भारी लग रहा था। यह केवल एक संख्या नहीं थी, बल्कि यह उस विश्वास, उस प्रेम और उस बलिदान का प्रतीक थी जो एक गरीब दोस्त ने दूसरे की महत्वाकांक्षाओं के लिए दिया था। यादों का एक सैलाब उनके दिमाग में उमड़ पड़ा। उन्हें वह दिन याद आया जब वह मुंबई आने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन जेब बिल्कुल खाली थी। गांव में सूखा पड़ा था और हर कोई अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में था। उस समय राघव, जो खुद गरीबी से जूझ रहा था, ने अपनी मां की आखिरी निशानी सोने की बालियां बेच दी थीं। विक्रम को आज भी राघव की वह आवाज याद थी।
जा विक्रम, अपनी किस्मत आजमा ले। जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा तब हिसाब कर लेंगे। राघव की आंखों में उस वक्त कोई सौदेबाजी नहीं थी, न ही कोई शर्त थी। वहां सिर्फ एक अटूट विश्वास था कि उसका दोस्त एक दिन दुनिया जीत लेगा। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। दुनिया तो उन्होंने जीत ली थी, लेकिन उस जीत की दौड़ में वह अपनी आत्मा को कहीं पीछे छोड़ आए थे। पिछले 20 सालों में उन्होंने न जाने कितने बंगले बनाए, कितनी इमारतें खड़ी कीं, लेकिन कभी पलटकर उस दोस्त की खबर नहीं ली जिसने उसकी नींव रखी थी। शुरू में उन्होंने खुद को समझाया कि अभी संघर्ष का समय है, फिर बहाना बनाया कि वह बहुत व्यस्त है, और अंत में उन्होंने अपनी अंतरात्मा के चारों ओर दौलत की ऊंची दीवारें खड़ी कर लीं। उन्होंने खुद को यह विश्वास दिला दिया था कि अतीत मर चुका है, लेकिन आज रात वह पुरानी डायरी उस मरे हुए अतीत को उनकी आंखों के सामने जिंदा कर रही थी। एक अजीब सी घबराहट ने उन्हें घेर लिया। उनका गला सूखने लगा और माथे पर पसीना उभर आया। वह अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और कमरे में बेचैनी से टहलने लगे। क्या राघव अभी भी जीवित होगा? क्या वह अभी भी उसी गांव में होगा, या फिर शहर की भीड़ में कहीं खो गया होगा? विक्रम ने सुना था कि राघव भी कुछ साल बाद मुंबई आया था, लेकिन उन्होंने कभी उसे खोजने की कोशिश नहीं की। शायद उन्हें डर था, डर इस बात का कि राघव की गरीबी उनकी अमीरी के मुंह पर एक तमाचा मारेगी, डर इस बात का कि राघव की सादगी उनके पाखंड का पर्दाफाश कर देगी। आज वह डर हकीकत बनकर उनके सामने खड़ा था। तभी बाहर बिजली कड़की और कमरे में एक पल के लिए तेज रोशनी हुई। उस रोशनी में विक्रम ने आईने में अपना चेहरा देखा। उन्हें वहां वह सफल उद्योगपति नहीं दिखा जिसे दुनिया पूजती थी, बल्कि एक भगोड़ा, एक कर्जदार और एक विश्वासघाती इंसान दिखाई दिया। उनकी आत्मा चीख चीख कर कह रही थी कि यह हिसाब आज ही चुकता होना चाहिए। यह कर्ज अब पैसों का नहीं रह गया था, यह कर्ज अब सुकून का था। अगर उन्होंने आज कुछ नहीं किया तो शायद वह इस आलीशान बिस्तर पर कभी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। उनकी दौलत उन्हें सुख दे सकती थी, लेकिन शांति नहीं। अचानक एक दृढ़ निश्चय ने उनके मन की उथल पुथल को शांत कर दिया। उन्होंने मेज पर रखा अपना गिलास एक झटके में खाली किया और इंटरकॉम की ओर लपके। बटन दबाते ही उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। रमेश, गाड़ी निकालो, तुरंत। दूसरी तरफ से नौकर की हैरान आवाज आई। जी सर। कौन सी गाड़ी, मर्सिडीज या BMW? विक्रम एक पल के लिए रुके। क्या वह अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करने जा सकते थे? नहीं। वह शान ओ शौकत उस दुनिया का हिस्सा थी जिसने उन्हें राघव से दूर किया था। नहीं रमेश, विक्रम ने सख्ती से कहा। गैराज के कोने में जो पुरानी होंडा सिटी खड़ी है उसे निकालो, और सुनो, ड्राइवर की वर्दी मत पहनना, सादे कपड़े पहनकर आओ। रमेश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मालिक का हुक्म टालने की उसकी हिम्मत नहीं थी। विक्रम ने फोन रख दिया। उन्होंने अपने महंगे सूट का कोट उतारा और अलमारी से एक साधारण सा जैकेट निकाला। उन्होंने वह पुरानी डायरी उठाई और उसे अपने जैकेट की अंदरूनी जेब में संभाल कर रख लिया, बिल्कुल अपने दिल के पास। उसका खुरदरा स्पर्श उन्हें लगातार याद दिला रहा था कि उनका असली उद्देश्य क्या है। लिफ्ट से नीचे उतरते समय विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह किसी बड़ी बिजनेस मीटिंग की घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अपराधी की अदालत में पेश होने जैसी घबराहट थी। बेसमेंट पार्किंग में पहुंचते ही उमस और पेट्रोल की गंध ने उनका स्वागत किया। वह चमकती हुई लग्जरी गाड़ियों को नजरअंदाज करते हुए उस धूल जमी पुरानी कार की ओर बढ़े। जब वह पिछली सीट पर बैठे तो पुरानी गद्दी की विशिष्ट गंध और कार के इंजन की घरघराहट ने उन्हें फिर से उन संघर्ष के दिनों की याद दिला दी। यह आरामदेह नहीं था, लेकिन यह हकीकत थी। रमेश ने रियरव्यू मिरर से अपने मालिक को देखा। विक्रम का चेहरा तनावपूर्ण था और उनकी आंखें कहीं दूर शून्य में टिकी थीं। कहाँ चलना है सर? रमेश ने झिझकते हुए पूछा।
विक्रम ने एक गहरी सांस ली। यह पता उन्होंने बरसों पहले अपने एक मुखबिर से निकलवाया था, लेकिन कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। शब्द उनके गले में अटक रहे थे, लेकिन उन्हें बोलना ही था। यह यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान की नहीं थी। यह उनके अहंकार से उनके पश्चाताप तक की यात्रा थी। धारावी, विक्रम ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मीठी नदी के पास वाले पुराने पुल की तरफ चलो। रमेश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, जहां की गलियों में रोशनी भी जाने से डरती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि मुंबई का बेताज बादशाह आज उस नरक में क्यों जाना चाहता है, लेकिन उसने चुपचाप गियर बदला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। विक्रम ने अपनी जेब पर हाथ रखा। डायरी अभी भी वहीं थी, एक जलते हुए अंगारे की तरह, जो उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। गाड़ी बारिश को चीरती हुई गेट से बाहर निकली और मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी। खिड़की के बाहर ऊंची ऊंची इमारतें पीछे छूटती जा रही थीं और शहर का असली बदसूरत चेहरा सामने आ रहा था। विक्रम जानते थे कि आज की रात लंबी होने वाली है। वह अपने साथ 50,000 का कर्ज नहीं, बल्कि 20 साल का बोझ लेकर जा रहे थे, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि जिसे वह खोजने जा रहे हैं वह उन्हें माफ करेगा भी या नहीं। लेकिन एक बात तय थी, वह तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक उनकी आत्मा का यह कर्ज चुकता नहीं हो जाता। गाड़ी ने बांद्रा वर्ली सी लिंक की चकाचौंध को पीछे छोड़ दिया था और अब वह सायन की संकरी और ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर रेंग रही थी। शहर का भूगोल बदल रहा था और उसके साथ ही हवा की तासीर भी बदल रही थी। गगनचुंबी इमारतों की जगह अब एक दूसरे से सटी बेतरतीब झुग्गियों ने ले ली थी, जो अंधेरे में किसी विशाल रेंगते हुए जानवर की तरह लग रही थीं। रमेश ने गाड़ी को एक टूटी हुई सड़क के किनारे रोका, जहां से आगे 4 पहिया वाहन का जाना असंभव था। सर, इसके आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी, रमेश ने डरते हुए कहा। उसकी नजरें बाहर के डरावने सन्नाटे को टटोल रही थीं। विक्रम ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला। बाहर कदम रखते ही उनके महंगे इतालवी चमड़े के जूते कीचड़ और गंदे पानी के मिश्रण में धंस गए। यह कीचड़ सिर्फ मिट्टी नहीं थी, यह मुंबई के उस हिस्से का अस्तित्व था जिसे सपनों का शहर अपनी चमकदार परतों के नीचे छिपाकर रखता था। विक्रम ने अपने जैकेट का कॉलर ऊपर चढ़ाया, लेकिन वह उस तीखी दुर्गंध को रोकने में असमर्थ था जो हवा के हर झोंके के साथ उन पर हमला कर रही थी। यह मीठी नदी की सड़ी हुई गंध थी, सड़े हुए कचरे, रसायनों और मानव मल का एक विषैला मिश्रण जो बारिश के कारण और भी तीव्र हो गया था। यह गंध उनके अरमानी परफ्यूम की खुशबू को पल भर में निगल गई। विक्रम को एक पल के लिए उबकाई सी महसूस हुई। यह वही गंध थी जिससे भागने के लिए उन्होंने 20 साल पहले कसम खाई थी, और आज नियति उन्हें खींचकर वापस उसी नरक के मुहाने पर ले आई थी। उनके चारों ओर प्लास्टिक की थैलियां, टूटी हुई बोतलें और जानवरों के अवशेष बिखरे पड़े थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा कितनी धुंधली है। वह अंधेरी, संकरी गलियों में आगे बढ़े, जहां 2 लोगों का एक साथ चलना भी मुश्किल था। ऊपर बिजली के तारों का एक खतरनाक जाल फैला हुआ था, जो बारिश की बूंदों के साथ मिलकर कभी भी मौत का कारण बन सकता था। दोनों तरफ टीन और प्लास्टिक की चादरों से बनी छोटी छोटी कोठरियां थीं, जिनमें से दबी हुई आवाजें, बच्चों के रोने की आवाज और खांसने की आवाजें आ रही थीं। हर कोठरी बमुश्किल 10 बाई 10 फीट की थी, विक्रम के पेंटहाउस के बाथरूम से भी छोटी, लेकिन उनमें पूरे पूरे परिवार सिमटे हुए थे। विक्रम की अंतरात्मा को एक गहरा धक्का लगा। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर सुख इन लोगों की अनदेखी करके हासिल किया था। वह भूल गए थे कि गरीबी शब्द का असली मतलब आंकड़ों में नहीं, बल्कि इस घुटन में सांस लेने में है। गली के एक मोड़ पर कुछ आवारा कुत्ते बारिश से बचने के लिए एक बंद दुकान के छज्जे के नीचे दुबके हुए थे। उनके पास ही एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पी रहा था, जिसकी खांसने की आवाज किसी फटे हुए ढोल जैसी लग रही थी।
विक्रम उसके पास रुके। उनकी उपस्थिति ने वहां एक अजीब सी खामोशी पैदा कर दी। उनके कपड़े भले ही साधारण थे, लेकिन उनका कद काठी, उनका रंग रूप और उनके खड़े होने का तरीका चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वह यहां के नहीं हैं। बूढ़े ने अपनी धुंधली आंखों से विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में सम्मान नहीं, बल्कि गहरा अविश्वास और संदेह था। यहां अमीर लोग या तो चुनाव के समय आते थे या फिर उनकी झोपड़ियां तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर। बाबा, विक्रम ने अपनी आवाज को संयत रखने की कोशिश की। क्या आप यहां किसी राघव को जानते हैं? राघव, जो पहले गांव से आया था। बूढ़े ने बीड़ी का कश लिया और धुएं को बारिश में छोड़ते हुए रूखेपन से पूछा। कौन राघव? यहां हर तीसरी गली में एक राघव मिल जाएगा। जुआरी राघव, शराबी राघव, या वो ऑटो वाला? विक्रम का दिल बैठ गया। उन्होंने महसूस किया कि इतने सालों में उन्होंने अपने दोस्त की पहचान तक खो दी है। वह थोड़ा लंगड़ा कर चलता है, विक्रम ने भारी मन से कहा, ये याद करते हुए कि राघव का पैर बचपन में एक दुर्घटना में खराब हो गया था, उसी दुर्घटना में जिसमें उसने विक्रम को बचाया था। बूढ़े की आंखों में पहचान की एक चमक उभरी और उसके बाद एक क्रूर उपहास। ओह, लंगड़ा राघव, उसने थूकते हुए कहा। वह तो उस तरफ रहता है जहां नाला नदी में मिलता है, बिल्कुल आखिरी छोर पर। लेकिन साहब, उसने विक्रम को चेतावनी भरी नजरों से देखा। उधर जाने का क्या काम? वहां तो बीमारी और मौत के सिवा कुछ नहीं है। उसका तो भगवान ही मालिक है। अब विक्रम के कानों में लंगड़ा राघव शब्द किसी गाली की तरह चुभे। जिस दोस्त ने अपनी विकलांगता की परवाह किए बिना विक्रम को अपने कंधों पर उठाया था, आज दुनिया उसे सिर्फ उसकी कमियों से पहचानती थी। विक्रम ने सिर झुकाया और उस दिशा में बढ़ गए जिधर बूढ़े ने इशारा किया था। जैसे जैसे विक्रम काली नदी यानी मीठी नदी के किनारे की ओर बढ़ रहे थे, हालात और भी बदतर होते जा रहे थे। यहां पक्की सड़क तो दूर, चलने के लिए समतल जमीन भी नहीं थी। यह हिस्सा कचरे के ढेर पर बसा हुआ था। हर कदम पर जमीन धंस रही थी और कीचड़ उनके घुटनों तक आने लगा था। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी, जो इस काले विषैले पानी को बहाकर लोगों के घरों में घुसा रही थी। विक्रम ने देखा कि कुछ लोग बाल्टियों से पानी उलीचकर बाहर फेंक रहे थे, एक व्यर्थ प्रयास जो वे शायद हर मानसून में करते थे। यह दृश्य उनकी आंखों में चुभने लगा। उन्होंने अपनी आलीशान बालकनी से बारिश को रोमांटिक और सुहावना मानकर देखा था, लेकिन यहां वही बारिश एक श्राप बनकर बरस रही थी। अचानक एक जगह उनका पैर फिसला और वह गिरते गिरते बचे। उन्होंने सहारे के लिए पास की एक दीवार को पकड़ा, लेकिन वह दीवार गीली और चिपचिपी थी। जब उन्होंने हाथ हटाया तो देखा कि वह काई और गंदगी से सना हुआ था। विक्रम को अपनी लाचारी पर हंसी आ गई। वह व्यक्ति जिसके इशारे पर मुंबई का शेयर बाजार हिल जाता था, आज यहां कीचड़ में खड़ा अपना संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह नियति का व्यंग्य था। प्रकृति और कर्म किसी के बैंक बैलेंस को नहीं पहचानते। यहां इस कीचड़ में वह और राघव बराबर थे। शायद राघव उनसे बेहतर था, क्योंकि उसे इस नर्क में जीने की आदत थी, जबकि विक्रम का दम घुट रहा था। नदी का किनारा अब बिल्कुल पास था। पानी का शोर भयावह था, जैसे कोई राक्षस गुर्रा रहा हो। यहां की हवा में सड़ांध इतनी तेज थी कि विक्रम को अपनी नाक पर रूमाल रखना पड़ा। यहां की झोपड़ियां और भी जर्जर थीं, सिर्फ बांस के डंडे और फटी हुई तिरपाल। हवा के हर झोंके के साथ ये ढांचे कांप रहे थे। विक्रम की नजर एक ऐसी ही झोपड़ी पर पड़ी जो दूसरों से थोड़ी अलग थलग थी, बिल्कुल नदी के पानी को छूती हुई। उसके बाहर एक टूटी हुई साइकिल पड़ी थी और एक पुराना जंग लगा हुआ दिया टिमटिमा रहा था, जो हवा से बुझने के लिए संघर्ष कर रहा था। विक्रम के कदम भारी हो गए। क्या यही वह जगह थी? क्या उनका बचपन का यार, वह हंसमुख राघव, इस मलबे के ढेर में रहता था,
एक डर ने उनके पैरों को जकड़ लिया। वह डर राघव की गरीबी देखने का नहीं था, बल्कि अपनी आंखों में उस शर्मिंदगी को देखने का था जो उन्हें महसूस होने वाली थी। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। 50,000 का वह चेक और वह पुरानी डायरी अभी भी वहां थी। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि दुनिया की सारी दौलत भी इस दृश्य की भरपाई नहीं कर सकती। उन्होंने एक लंबी सांस ली, जिसमें बीमारी और गीली मिट्टी की गंध थी, और उस कांपती हुई लौ की तरफ कदम बढ़ाया। यह सिर्फ एक झोपड़ी का दरवाजा नहीं था, यह उनके अतीत का वह दरवाजा था जिसे उन्होंने बहुत पहले बंद कर दिया था, और अब उसे खोलने की सजा भुगतने का वक्त आ गया था। दूर से बादलों की गड़गड़ाहट के बीच उन्हें किसी के लगातार खांसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सूखी, खोखली और दर्दनाक थी, जैसे फेफड़े बगावत कर रहे हों। हर खांसी के साथ एक नामुमकिन सी उम्मीद टूटती हुई महसूस हो रही थी। विक्रम वहीं जम गए। वह आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन उसमें वह जीवन नहीं था जो 20 साल पहले हुआ करता था। वह मौत की आहट थी। विक्रम का दिल जोर से धड़का। क्या वह बहुत देर कर चुके हैं? क्या नियति ने उन्हें यहां सिर्फ एक अंतिम विदाई के लिए बुलाया है? बारिश उनके चेहरे पर आंसुओं की तरह बह रही थी, या शायद वे आंसू ही थे जो बारिश में छिप गए थे। उन्होंने खुद को संभाला और उस आखिरी दूरी को तय करने का फैसला किया जो उनके और उनके पापों के प्रायश्चित के बीच बची थी। विक्रम उस ढांचे के सामने खड़ा था जिसे घर कहना शब्द का अपमान होता। यह प्लास्टिक की थैलियों, जंग लगी टीन की चादरों और बांस के डंडों से बना एक अस्थिर ढांचा था जो हवा के हर झोंके के साथ चरमरा रहा था। बारिश की बूंदें टीन की छत पर ऐसे बज रही थीं मानो कोई लगातार पत्थर मार रहा हो। दरवाजे के नाम पर वहां सिर्फ एक फटा हुआ टाट का पर्दा लटका था जो हवा में बेतहाशा फड़फड़ा रहा था। अंदर से आने वाली पीली मध्यम रोशनी बाहर के घने अंधेरे से लड़ रही थी। विक्रम के पैर वहां जम गए थे। जिस पते की तलाश में वह मुंबई के इस नरक तक आया था, वह अंततः उनके सामने था, लेकिन उनके अंदर इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या वाकई उसका बचपन का दोस्त, वह स्वाभिमानी राघव, इस जानवरों जैसी हालत में जी रहा था? उसने कांपते हाथों से टाट के पर्दे को थोड़ा हटाया और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसकी रही सही उम्मीद भी दम तोड़ गई। वह कमरा, अगर उसे कमरा कहा जा सकता था, बमुश्किल 6 बाय 6 फीट का था। वहां की हवा में नमी, धुएं और बीमारी की एक ऐसी मिश्रित गंध थी जिसने विक्रम की सांसों को अवरुद्ध कर दिया। फर्श कच्ची मिट्टी का था जो अब कीचड़ में बदल चुका था। छत से जगह जगह पानी टपक रहा था, जिसे रोकने के लिए फर्श पर अलग अलग जगह प्लास्टिक के डिब्बे और टूटे हुए बर्तन रखे गए थे। पानी के टपकने की टप टप आवाज उस जानलेवा सन्नाटे में एक घड़ी की टिक टिक जैसी लग रही थी जो वहां मौजूद लोगों के बचे हुए समय को गिन रही थी। कमरे के एक कोने में एक पुरानी और दीमक लगी बांस की खाट चारपाई बिछी थी। उस पर एक आदमी लेटा था, या यूं कहें कि हड्डियों का एक ढांचा लेटा था। उसके ऊपर ओढ़ी गई चादर इतनी मैली और फटी हुई थी कि उसका असली रंग पहचानना मुश्किल था। वह आदमी लगातार खांस रहा था, और हर खांसी के साथ उसका पूरा शरीर ऐसे ऐंठ जाता था मानो कोई उसके प्राण खींच रहा हो। विक्रम की आंखें उस चेहरे पर टिकीं। गाल अंदर धंस चुके थे, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे, और बाल समय से पहले ही सफेद होकर झड़ चुके थे। क्या यह वही राघव था जिसकी हंसी कभी पूरे गांव को गूंजा देती थी? क्या यह वही मजबूत कंधों वाला दोस्त था जिसने विक्रम को अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए सहारा दिया था? खाट के पास ही जमीन पर एक महिला बैठी थी। वह लक्ष्मी थी, राघव की पत्नी। विक्रम को याद था कि शादी के समय वह कितनी सुंदर और चंचल हुआ करती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर सिर्फ झुर्रियां और लाचारी थी। वह एक मिट्टी के चूल्हे में फूंक मार रही थी, जिसमें गीली लकड़ियां सुलगने के बजाय सिर्फ कड़वा धुआं छोड़ रही थीं। उसकी आंखों से दुख के कारण
पानी बह रहा था, या शायद वे आंसू थे। यह बता पाना मुश्किल था। उसकी साड़ी कई जगहों से रफू की हुई थी और वह ठंड से ठिठुर रही थी। फिर भी उसका पूरा ध्यान उस हांडी पर था जिसमें शायद वह अपने बीमार पति के लिए कुछ पकाने की कोशिश कर रही थी। हांडी में उबलता पानी और उसमें तैरते मुट्ठी भर चावल यह बताने के लिए काफी थे कि इस घर में अन्न की क्या स्थिति है। वह खिचड़ी नहीं, बल्कि गर्म पानी था जिसे पीकर ये लोग अपनी भूख को धोखा देते थे। विक्रम ने अपनी जेब में रखे उस 50,000 के चेक को महसूस किया। वह कागज का टुकड़ा अब उसे अपनी छाती पर रखा हुआ एक भारी पत्थर लग रहा था। वह सोच रहा था कि वह यहां किस मुंह से आया है। क्या वह यहां अपना कर्ज चुकाने आया है, या यह देखने आया है कि उसकी सफलता की इमारत जिस नींव पर खड़ी है, वह नींव किस कदर सड़ चुकी है। उसकी दौलत का हर एक पैसा आज उसे इस गरीबी का मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। तभी चारपाई पर लेटे राघव को खांसी का एक जबरदस्त दौरा पड़ा। उसका शरीर धनुष की तरह तन गया और मुंह से एक दर्दनाक आवाज निकली। लक्ष्मी चूल्हा छोड़कर तुरंत उसकी ओर लपकी। उसने राघव के मुंह पर एक पुराना कपड़ा रखा। जब उसने कपड़ा हटाया तो दिए की रोशनी में विक्रम ने उस पर लाल धब्बे देखे। खून। राघव खून की उल्टियां कर रहा था। यह दृश्य विक्रम के दिल को चीर गया। वहां कोई डॉक्टर नहीं था, कोई दवाई की शीशी नहीं थी, यहां तक कि पीने के लिए साफ पानी भी नहीं था। वहां सिर्फ मौत थी जो उस झोपड़ी के कोने में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। राघव हाँफ रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। लक्ष्मी। उसने बेहद कमजोर आवाज में पुकारा। आरव। आरव सो गया। क्या लक्ष्मी ने अपनी साड़ी के पल्लू से उसके माथे का पसीना पोंछा और रुंधे गले से कहा, हां, वह सो गया है। तुम चिंता मत करो, बस आराम करो। राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थीं। वह शारीरिक दर्द से ज्यादा अपनी बेबसी से जूझ रहा था। एक पिता और पति के रूप में वह अपने परिवार को इस हाल में देखने के लिए अभिशप्त था, और यही लाचारी उसे बीमारी से ज्यादा मार रही थी। विक्रम को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। कमरे के दूसरे कोने में एक पुरानी संदूक के ऊपर 6-7 साल का एक बच्चा सिकुड़कर लेटा हुआ था। वह आराव था, उसके बदन पर कपड़े नाकाफी थे और वह नींद में भी ठंड से कांप रहा था। उसका मासूम चेहरा, जो शायद कभी मुस्कुराहटों से खिला रहता होगा, अब भूख और डर के साए में मुरझा गया था। विक्रम ने उस बच्चे में राघव का अक्स देखा। वही माथा, वही नाक, लेकिन जहां राघव की आंखों में उम्मीद हुआ करती थी, इस बच्चे की बंद पलकों के पीछे शायद सिर्फ अंधेरा भविष्य था। विक्रम को अपनी करोड़ों की संपत्ति और वह आलीशान पेंटहाउस याद आया, जहां उसके अपने बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। यह असमानता इतनी क्रूर थी कि विक्रम की आत्मा कांप उठी। उस छोटी सी झोपड़ी में, जहां जिंदगी हर पल मौत से लड़ रही थी, विक्रम को अपनी मौजूदगी एक घुसपैठ जैसी लग रही थी। वह दरवाजे की आड़ में खड़ा एक चोर की तरह इस तबाही को देख रहा था, वह तबाही जिसका एक कारण वह खुद भी था। अगर 20 साल पहले उसने अपना वादा निभाया होता, अगर उसने एक बार भी मुड़कर देखा होता, तो शायद आज राघव किसी अच्छे अस्पताल में होता, लक्ष्मी खुश होती और आराव स्कूल जाता। विक्रम ने महसूस किया कि दुनिया का सबसे बड़ा अपराध किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि किसी के भरोसे की हत्या करना है। और वह एक हत्यारा था। दिए की लौ अब फड़फड़ाने लगी थी, जैसे तेल खत्म होने वाला हो। अंधेरा बढ़ने लगा और उसके साथ ही झोपड़ी का माहौल और भी गमगीन हो गया। लक्ष्मी ने उठकर दिए की बत्ती को थोड़ा ऊपर किया ताकि वह कुछ देर और जल सके। यह छोटा सा कार्य उनके जीवन का प्रतीक था। वे अपनी खत्म होती सांसों को थोड़ा और खींचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अंधकार उन्हें निगलने के लिए तैयार खड़ा था। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वह बारिश के पानी के साथ मिलकर उनके गालों पर बहने लगे।
वह अंदर जाना चाहता था, चिल्लाकर कहना चाहता था कि मैं आ गया हूं, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे। उसे डर था कि उसकी आवाज इस पवित्र दुख को खंडित कर देगी। अचानक राघव ने फिर से आंखें खोलीं। उसकी धुंधली नजरें सीधे दरवाजे की ओर गईं, जहां अंधेरे में विक्रम खड़ा था। क्या उसने उसे देख लिया था या वह सिर्फ मतिभ्रम था? राघव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे मरने से पहले दिया भभकता है। वह कुछ बुदबुदाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। विक्रम का दिल रुक गया। वह उस नजर का सामना नहीं कर सकता था। वह नजर सवाल नहीं पूछ रही थी, वह नजर बस देख रही थी, एक ऐसी गहराई के साथ जो विक्रम की आत्मा के हर काले कोने को उजागर कर रही थी। उस पल विक्रम ने जाना कि असली गरीबी पैसे की नहीं होती। असली गरीबी रिश्तों और संवेदनाओं की होती है। और उस पैमाने पर वह इस झोपड़ी में मौजूद सबसे गरीब इंसान था। बारिश अब और तेज हो गई थी, जैसे प्रकृति भी इस अन्याय पर रो रही हो। झोपड़ी की छत से पानी की धार तेज हो गई, जिससे फर्श पर कीचड़ और फैल गया। लक्ष्मी ने एक टूटी हुई थाली उस धार के नीचे रख दी। टन टन की आवाज ने सन्नाटे को और गहरा कर दिया। विक्रम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका सीना फटने को था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, इतनी जोर से कि नाखून हथेलियों में गड़ गए। उसे अब इस नाटक को खत्म करना होगा। उसे उस सफल उद्योगपति का मुखौटा पहनना होगा जिसे दुनिया जानती है, ताकि वह उस टूटे हुए इंसान को बचा सके जो अंदर मर रहा है। उसने एक गहरी, कांपती हुई सांस ली और अपने चेहरे को कठोर बना लिया। यह समय भावुक होने का नहीं था, यह समय कर्म करने का था। भले ही उसकी शुरुआत एक झूठ या एक नाटक से हो, लेकिन उसे अंदर जाना ही था। उसे राघव को झकझोरना था, दुनिया को झकझोरना था, और सबसे ज्यादा खुद को झकझोरना था। विक्रम ने अपने आंसू पोंछे, अपनी रीढ़ सीधी की और उस टाट के पर्दे को पूरी तरह से हटा दिया। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वह नरक के दरवाजे को लांघकर अंदर कदम रखने जा रहा था, जहां उसका अतीत, उसका पाप और उसका प्रायश्चित सब एक साथ उसका इंतजार कर रहे थे। विक्रम ने एक झटके के साथ टाट के उस मैले पर्दे को हटा दिया और झोपड़ी के भीतर प्रवेश किया। उनके अचानक अंदर आने से हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने टिमटिमाते हुए दिए को लगभग बुझा ही दिया था। उनकी महंगी जैकेट और पॉलिश किए हुए जूतों ने उस दरिद्र परिवेश में एक अजीब सा विरोधाभास पैदा कर दिया। लक्ष्मी, जो चूल्हे के पास बैठी थी, हड़बड़ाकर उठी और डर के मारे पीछे की दीवार से सट गई। चारपाई पर लेटा राघव, जो अभी अभी खांसकर निढाल हुआ था, ने अपनी भारी पलकें उठाने की कोशिश की। विक्रम ने अपने चेहरे की हर एक मांसपेशी को कस लिया था। उनकी आंखों में वह नमी अब नहीं थी जो कुछ पल पहले बाहर बारिश में दिख रही थी। अब वहां सिर्फ एक व्यापारी की क्रूर चमक थी, एक ऐसे लेनदार की सख्ती थी जो अपनी पाई वसूलने आया हो। उसने एक पल के लिए भी राघव की बीमारी या घर की हालत पर तरस नहीं खाया, या कम से कम ऐसा ही दिखाया। उसकी नजरें सीधे राघव के ढंसे हुए चेहरे पर गड़ गईं। राघव, विक्रम की आवाज उस छोटी सी झोपड़ी में बिजली की कड़क की तरह गूंजी। क्या तुम्हें लगा कि मैं भूल गया? क्या तुम्हें लगा कि तुम इस कीचड़ में छिप जाओगे और मेरा पैसा डूब जाएगा? राघव का शरीर कांप उठा। उसने धुंधली आंखों से उस आकृति को देखा। शायद उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, या शायद उसे लगा कि यमराज खुद उसका हिसाब लेने आए हैं। विक्रम ने अपनी जेब से वह पुरानी मुड़ी तुड़ी डायरी निकाली और उसमें से वह पीला पड़ चुका पन्ना फाड़कर राघव के सीने पर फेंक दिया। वह कागज हवा में लहराता हुआ राघव के कफन जैसे कपड़ों पर गिरा। 50,000 रुपये, विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, और उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि बाहर हो रही बारिश का शोर भी फीका पड़ गया। 20 साल पहले इसी तारीख को, याद है, या याददाश्त भी गरीबी ने खा ली तुम्हारी लक्ष्मी,
जो अब तक सन्न थी, दौड़कर राघव के पास आई और उस कागज को उठाया। उस पर लिखे आंकड़े देखकर उसके होश उड़ गए। 50,000 रुपये, यह रकम उनके लिए किसी राजा के खजाने से कम नहीं थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। लक्ष्मी की आंखों में आतंक छा गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आदमी कौन है। राघव का कोई पुराना दुश्मन या कोई सूदखोर, जिसे राघव ने कभी गुपचुप तरीके से वादा किया था। साहब, आप कौन हैं? लक्ष्मी ने हाथ जोड़ते हुए रोती हुई आवाज में पूछा। मेरे पति बहुत बीमार हैं, आप देख रहे हैं ना, इनकी हालत, हमारे पास खाने को दाना नहीं है। हम 50,000 रुपये कहां से लाएंगे? विक्रम ने उसकी ओर एक घृणा भरी नजर डाली, जैसे वह किसी कीड़े को देख रहा हो। यह मेरी समस्या नहीं है, उसने रूखेपन से कहा। जब उधार लिया था तब नहीं सोचा था। मुझे मेरा पैसा चाहिए, और वह भी अभी। ब्याज नहीं मांग रहा हूं, यही गनीमत समझो। अगर आज पैसा नहीं मिला तो इस झोपड़ी को नीलाम करवा दूंगा, या फिर तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा। उसके शब्द पत्थर की तरह कठोर थे, जो उस असहाय परिवार के दिलों को तोड़ रहे थे। विक्रम की ऊंची आवाज सुनकर आसपास की झोपड़ियों में हलचल मच गई। झुग्गी बस्ती की दीवारें कागज की होती हैं, यहां रहस्य छिपते नहीं। देखते ही देखते झोपड़ी के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। पड़ोसी, जो खुद अपनी गरीबी से जूझ रहे थे, इस तमाशे को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि एक अमीर सूट बूट वाला आदमी उनके जैसी ही एक लाचार औरत पर चिल्ला रहा है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कौन है ये जल्लाद? किसी ने कहा। अरे देखो तो सही, राघव भाई तो सांस भी नहीं ले पा रहे और यह पैसे मांग रहा है। दूसरे ने गुस्से में कहा। माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था, लेकिन विक्रम ने भीड़ की परवाह किए बिना अपना नाटक जारी रखा। राघव ने अपनी कांपती हुई हथेली को उठाने की कोशिश की। उसके गले से घरघराहट निकल रही थी, लेकिन शब्द नहीं बन पा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, अच्छा, लेकिन वे डर के नहीं थे। वह विक्रम को पहचान रहा था। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद खुशी की कि उसका दोस्त आया है, या शायद दुख की कि वह इस रूप में आया है। राघव ने अपना हाथ विक्रम की ओर बढ़ाने की कोशिश की, जैसे वह उसे छूकर यकीन करना चाहता हो, लेकिन विक्रम ने एक कदम पीछे हटकर उसे झटक दिया। नाटक मत करो राघव, विक्रम ने कठोरता से कहा। यह दोस्ती का मिलन नहीं है, यह व्यापार है। तुमने मुझसे पैसे लिए थे, मुझे वो वापस चाहिए। तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी गरीबी, ये सब बहाने मेरे बैंक में नहीं चलते। लक्ष्मी अब विक्रम के पैरों में गिर पड़ी थी। उसने अपने सिर को विक्रम के कीचड़ से जूतों पर रख दिया। साहब, रहम करो, भगवान के लिए रहम करो। वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं आपके घर में बर्तन मांजूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी, लेकिन अभी हमें छोड़ दो। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आराव, जो अब तक डर के मारे संदूक के पीछे छिपा था, अपनी मां को रोता देख जोर जोर से रोने लगा। एक छोटे बच्चे की चीख ने उस माहौल को और भी दर्दनाक बना दिया। लेकिन विक्रम अपनी जगह से नहीं हिला। वह एक पत्थर की मूरत बना खड़ा रहा। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसके अंदर एक ज्वालामुखी फट रहा था। बाहर खड़ी भीड़ का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। एक नौजवान, जिसका शरीर मेहनत मजदूरी से गठा हुआ था, भीड़ को चीरते हुए आगे आया। ओ साहब, उसने तल्खी से कहा, शर्म नहीं आती? मरे हुए आदमी से पैसे मांगते हो? इतना पैसा है तुम्हारे पास, फिर भी गरीब का खून चूसने आए हो। दूसरे लोग भी उसका समर्थन करने लगे। मारो साले को, पीछे से आवाज आई। अमीरों का यही धंधा है, गरीबों को नोच कर खाते हैं। विक्रम ने मुड़कर भीड़ को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला, लेकिन पैसे देने के लिए नहीं,
बल्कि अपना रुतबा दिखाने के लिए। तुम लोग बीच में मत बोलो। विक्रम ने भीड़ को चेतावनी दी। यह दो दोस्तों के बीच का मामला है, नहीं, एक कर्जदार और एक लेनदार का मामला है। फिर वह राघव की ओर मुड़ा। सुना तुमने? राघव, तुम्हारे ये पड़ोसी तुम्हें बचाएंगे क्या ये चुकाएंगे? तुम्हारा कर्ज? उसने वह पीला कागज फिर से उठाया और राघव के चेहरे के सामने लहराया। देखो इसे, यह तुम्हारी लिखावट है। वापसी जब किस्मत साथ देगी। 20 साल हो गए राघव, तुम्हारी किस्मत तो सो गई, लेकिन मेरा हिसाब तो जाग रहा है। क्या तुम्हारी जुबान की कोई कीमत नहीं है? क्या तुम एक झूठे और बेईमान बनकर मरना चाहते हो? विक्रम के शब्द क्रूर थे, इतने क्रूर कि वे किसी खंजर से भी ज्यादा गहरा घाव कर रहे थे। राघव की सांसें उखड़ रही थीं। विक्रम के हर शब्द के साथ उसकी खांसी तेज होती जा रही थी। खून का एक और कतरा उसके होठों से निकलकर उसकी ठुड्डी पर आ गया। वह कुछ बोलना चाहता था, शायद सफाई देना चाहता था, या शायद माफी मांगना चाहता था। उसकी बेबसी देखकर पत्थर भी पिघल जाता। लक्ष्मी ने दौड़कर राघव का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसे सहलाने लगी। वह विक्रम की ओर नफरत से देख रही थी। निकल जाओ, वह पहली बार चिल्लाई, शेरनी की तरह अपने पति की रक्षा करते हुए। ले जाओ अपनी दौलत, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। भगवान देख रहा है, वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो। विक्रम के दिल पर उस राक्षस शब्द ने हथौड़े की तरह चोट की। यही तो वह चाहता था। वह चाहता था कि लक्ष्मी उसे नफरत करे, ताकि वह खुद को और दोषी महसूस कर सके। वह चाहता था कि यह दुनिया उसे धिक्कारे। अंदर ही अंदर उसका दम घुट रहा था। वह राघव को गले लगाकर रोना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि वह मजाक कर रहा है, कि वह उसे बचाने आया है। लेकिन उसे डर था कि अगर वह अभी पिघल गया तो शायद राघव का स्वाभिमान उसे मदद स्वीकार करने से रोक देगा। उसे इस नाटक को उसके अंजाम तक ले जाना ही था, चाहे इसके लिए उसे दुनिया का सबसे बुरा इंसान क्यों न बनना पड़े। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक और कागज निकाला। नहीं, वह चेक नहीं था। वह एक कानूनी नोटिस जैसा दिख रहा था, जो असल में एक रद्दी कागज था। ठीक है, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, अगर पैसा नहीं है तो सामान कुर्क होगा। इस झोपड़ी में जो भी है सब मेरा है। यह बर्तन, यह संदूक और यह, उसने राघव की खाट की ओर इशारा किया। यह खाट भी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। इतनी नीचता की उम्मीद किसी को नहीं थी। एक मरते हुए आदमी के नीचे से खाट खींच लेना, यह अमानवीयता की हद थी। लेकिन विक्रम की नजरें राघव पर टिकी थीं। वह उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। वह देखना चाहता था कि क्या उस टूटे हुए शरीर में अभी भी वह पुराना राघव जिंदा है। राघव ने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत बटोरी और लक्ष्मी की आंखों में देखा। फिर उसने धीरे से, बहुत धीरे से अपना सिर हिलाया। वह इशारा था हार मान लेने का नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने का। राघव जानता था कि विक्रम कौन है। वह अपने बचपन के यार को उसके शब्दों से नहीं, उसकी रूह से पहचानता था। उसने विक्रम की ओर देखा और उसके होठों पर एक बहुत ही फीकी, दर्दनाक मुस्कान तैर गई। वह मुस्कान विक्रम के लिए सबसे बड़ी सजा थी। वह मुस्कान कह रही थी, तू चाहे जो नाटक कर ले विक्रम, मैं तुझे जानता हूं। उस एक पल की खामोशी में हजारों शब्द कहे और सुने गए। बाहर बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। हवा के थपेड़े झोपड़ी को उखाड़ फेंकने की धमकी दे रहे थे। विक्रम खड़ा था, एक विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जो अपनी ही जीत से हार चुका हो। उसके हाथ में वह कागज का टुकड़ा कांप रहा था। पड़ोसी अब गाली गलौज पर उतर आए थे और कुछ लोग उसे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ रहे थे। स्थिति विस्फोटक हो चुकी थी। विक्रम जानता था कि अब पर्दा गिराने का वक्त आ गया है। इस क्रूर लेनदार का रोल अब और नहीं निभाया जा सकता था। उसका दिल
अब और पत्थर बनकर नहीं रह सकता था। उसे अब टूटना ही था। भीड़ का शोर अब हिंसक रूप ले चुका था। कुछ पड़ोसी, जो विक्रम की बदतमीजी से आग बबूला हो चुके थे, उसे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े। पकड़ो इसे, एक आवाज आई। इसे सिखाते हैं कि गरीब की इज्जत क्या होती है। विक्रम स्थिर खड़ा था, सामान्य, किसी भी प्रहार को सहने के लिए तैयार। लेकिन तभी खाट से एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरे कमरे में सन्नाटा खींच दिया। रुको! यह आवाज राघव की थी। यह कमजोर थी, टूटी हुई थी, लेकिन इसमें इतना अधिकार था कि भीड़ के कदम वहीं थम गए। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को कोहनियों के बल ऊपर उठाया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे, गुस्से के नहीं, बल्कि सच्चाई के। राघव ने कांपते हाथ से लक्ष्मी को इशारा किया कि वह उसे सहारा दे। लक्ष्मी ने रोते हुए उसे थाम लिया। राघव ने अपनी नजरें सीधे विक्रम की आंखों में डालीं और फिर उस पीले कागज की ओर देखा जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। लक्ष्मी, राघव ने थूक निगलते हुए कहा, इस आदमी को मत कोसो। और तुम लोग, उसने पड़ोसियों की ओर देखा, तुम लोग जिसे राक्षस समझ रहे हो, वह दरअसल एक भटका हुआ सौदागर है। कमरे में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राघव क्या कह रहा है। क्या बीमारी ने उसका दिमाग खराब कर दिया है, या वह डर के मारे इस अमीर आदमी की चापलूसी कर रहा है। यह कागज, राघव ने उस पर्ची की ओर इशारा किया, यह मेरे उधार का सबूत नहीं है। उसने एक लंबी, दर्दनाक सांस ली। यह विक्रम के उधार का सबूत है। यह वाक्य किसी बम विस्फोट की तरह उस छोटी सी झोपड़ी में गूंज गया। लक्ष्मी ने चौंक कर विक्रम की ओर देखा, फिर राघव की ओर। विक्रम का चेहरा भावशून्य था, लेकिन उसकी आंखों के कोने भीगने लगे थे। राघव की आवाज अब थोड़ी स्पष्ट हो गई थी, जैसे अतीत की यादें उसे नई ऊर्जा दे रही हों। 20 साल पहले, याद है, विक्रम गांव में सूखा पड़ा था। हमारे खेतों की जमीन फट गई थी और तुम्हारे पिता पर कर्जदारों का दबाव था। तुम शहर जाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पास ट्रेन के टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे। कमरे की दीवारें गायब हो गईं और सब कोई 20 साल पीछे उस धूल भरे गांव में पहुंच गए। राघव बोलता गया, तुम मेरे पास आए थे, रोते हुए। तुमने कहा था कि अगर तुम यहां से नहीं निकले तो तुम भी गांव की मिट्टी में मिल जाओगे। तुम कुछ बड़ा करना चाहते थे। राघव की आंखों में आंसू भर आए। मेरे पास पैसे नहीं थे विक्रम, हम दोनों के पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास मेरी मां की एक निशानी थी, वो सोने के कंगन जो उन्होंने मरते वक्त मुझे दिए थे। उन्होंने कहा था कि यह मेरी दुल्हन के लिए है। लक्ष्मी ने अपनी सूनी कलाइयों को देखा और सिहर उठी। उसे आज पता चला कि उसकी सुहाग की निशानी कहां गई थी। मैंने वो कंगन बेच दिए विक्रम, राघव ने धीमी आवाज में कहा। बनिया ने मुझे 50,000 रुपये दिए थे। मैंने वो सारे पैसे तुम्हें दे दिए। मैंने अपनी मां की आखिरी निशानी बेच दी, अपना भविष्य बेच दिया, ताकि तुम अपना भविष्य बना सको। भीड़ में अब पिन गिरने जैसी खामोशी थी। जो लोग अभी विक्रम को मारने के लिए तैयार थे, वे अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। वह अमीर आदमी, जिसे वे शोषक समझ रहे थे, असल में एक एहसान फरामोश कर्जदार था। और वह गरीब, लाचार राघव, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, वह असल में एक दानी था जिसने अपनी दोस्ती के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। तुमने वादा किया था, राघव ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक मीठा दर्द था। तुमने उस स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय कसम खाई थी कि तुम 1 साल में वापस आओगे। तुमने कहा था कि तुम 2 गुना पैसा लौटाओगे और मेरी मां के कंगन वापस लाओगे। विक्रम का सिर झुक गया। वह दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। ट्रेन की सीटी, राघव का मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसका हाथ हिलाना। उस दिन राघव ने नहीं, बल्कि विक्रम ने एक कर्ज लिया था, सिर्फ पैसों का नहीं,
बल्कि एक दोस्त के भरोसे का। और विक्रम ने उस भरोसे का गला घोंट दिया था। लेकिन तुम नहीं आए, राघव ने जारी रखा। 1 साल बीत गया, फिर 2, फिर 5। गांव में बाढ़ आई, मेरा घर बह गया, मेरा पैर टूट गया। मैं शहर आया, इसी उम्मीद में कि शायद मेरा दोस्त मुझे मिल जाए। मैंने हर बड़ी इमारत में तुम्हारा चेहरा ढूंढा। लक्ष्मी सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे याद आया कि कैसे राघव अक्सर रातों को जागकर पुरानी कहानियां सुनाता था कि उसका एक दोस्त है जो बहुत बड़ा आदमी है और एक दिन सब ठीक कर देगा। लक्ष्मी इसे पागलपन समझती थी, लेकिन आज उसे पता चला कि वह पागलपन नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास था जो अब छलनी हो चुका था। विक्रम ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज भारी और फटी हुई थी। मैं क्यों नहीं आया? जानते हो राघव, उसने उस कागज को उठाया। क्योंकि मैं डरपोक था। शुरू में मुझे शर्म आती थी कि मैं अभी तक सफल नहीं हुआ, और जब मैं सफल हो गया, जब मेरे पास करोड़ों आ गए, तो मुझे अपनी गरीबी से घिन आने लगी। मैं उस गांव, उस अतीत और तुम सबसे नफरत करने लगा जो मुझे याद दिलाते थे कि मैं कौन था। उसने अपनी छाती पर मुक्का मारा। मैं भूल जाना चाहता था कि मेरी कामयाबी की नींव तुम्हारे मां के कंगन पर टिकी है। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो यह कर्ज भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कर्ज कभी नहीं मरता, विक्रम, राघव ने खांसते हुए कहा। वह ब्याज के साथ बढ़ता रहता है। तुमने पैसे नहीं लौटाए तो नियति ने मुझसे मेरी खुशियां ले लीं। देखो मुझे। उसने अपने टूटे फूटे घर और बीमार शरीर की ओर इशारा किया। शायद यह मेरे कर्म थे कि मैंने अपनी मां की निशानी बेच दी। इसलिए आज मेरी पत्नी और बच्चे के पास सिर छिपाने को छत भी नहीं है। राघव का यह आत्म दोष विक्रम के लिए किसी कोड़े से कम नहीं था। राघव आज भी उसे दोषी नहीं ठहरा रहा था, बल्कि अपनी ही दुर्दशा को अपने कर्म मान रहा था। यह उस गरीब आदमी का बड़प्पन था जो विक्रम की अरबों की दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। लक्ष्मी ने आंसुओं के बीच विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में अब नफरत से ज्यादा दया थी। साहब, उसने कांपते हुए कहा, मेरे पति ने 20 साल आपका इंतजार किया, पैसे के लिए नहीं। वे रोज कहते थे विक्रम आएगा, वह मेरा भाई है। जब हम भूखे सोते थे तब भी ये आपकी सफलता की दुआ मांगते थे। ये शब्द विक्रम के दिल को छलनी कर गए। वह उस कठोर लेनदार का मुखौटा अब और नहीं संभाल सकता था। उसके हाथ से वह फाइल और कागज छूटकर कीचड़ में गिर गए। वह घुटनों के बल वहीं बैठ गया, उसी कीचड़ में, उसी गंदगी में जिससे वह नफरत करता था। मुझे माफ कर दो, राघव। विक्रम का गला भर आया और वह फूट फूट कर रो पड़ा। एक बड़ा आदमी जिसके इशारे पर मुंबई चलती थी, आज एक टूटी हुई झोपड़ी में एक बच्चे की तरह रो रहा था। मैं पैसे वसूलने नहीं आया था। मैं बस ये देखने आया था कि क्या मैं अभी भी इंसान हूं या पूरी तरह पत्थर बन चुका हूं। उसने राघव के सूखे हुए हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। वह हाथ ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा, लेकिन उसमें अभी भी वही अपनापन था जो 20 साल पहले था। राघव ने अपनी कमजोर उंगलियों से विक्रम के बालों को सहलाया, जैसे कोई पिता अपने भटके हुए पुत्र को सांत्वना दे रहा हो। पागल है क्या? राघव ने एक कमजोर मुस्कान के साथ कहा, और खून की एक लकीर उसके होठों से बह निकली। माफी किस बात की देख, तू आ तो गया। मेरी शर्त जीत गई। मैंने लक्ष्मी से कहा था ना कि मेरा यार आएगा। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन फेफड़े जवाब दे रहे थे। तू आ गया विक्रम, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा हिसाब बराबर हो गया। राघव की महानता के सामने विक्रम खुद को बहुत बौना महसूस कर रहा था। 50,000 के बदले राघव ने उसे जीवन दिया था, और बदले में विक्रम ने उसे क्या दिया? 20 साल का इंतजार और मौत के समय यह नाटक। बाहर बारिश अब धीमी हो गई थी, जैसे उसने भी इस मिलन का सम्मान किया हो। पड़ोसी जो कुछ देर पहले मारने पर उतारू थे,
अब अपनी आंखों के कोर पहुंच रहे थे। यह सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं थी, यह इंसानियत के गिरने और फिर उठने की कहानी थी। विक्रम ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब एक नया संकल्प था। उसने राघव का हाथ कसकर पकड़ा। नहीं, राघव, हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ। उसने दृढ़ता से कहा, हिसाब तो अब शुरू होगा। तुमने मुझे 50,000 दिए थे, अब मैं तुम्हें वह ब्याज लौटाऊंगा जो भगवान भी नहीं चुका सकता। राघव की आंखें बंद हो रही थीं। वह बेहोशी की हालत में जा रहा था। ब्याज? वह बुदबुद आया। दोस्ती में कैसा ब्याज? लेकिन विक्रम जानता था कि यह दोस्ती का नहीं, बल्कि आत्मा का सौदा था। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन फिर उसे याद आया कि यहां एम्बुलेंस आने में घंटों लग जाएंगे। उसके पास समय नहीं था। राघव की सांसें उखड़ रही थीं। विक्रम ने लक्ष्मी की ओर देखा। सब कुछ छोड़ दो, उसने आदेश दिया। लेकिन इस बार उसकी आवाज में अहंकार नहीं, बल्कि एक रक्षक का विश्वास था। हम अभी इसी वक्त यहां से जा रहे हैं। उसने राघव को अपनी गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। आज उसे अपने महंगे कपड़ों के खराब होने की चिंता नहीं थी। उसे सिर्फ अपने दोस्त की जान बचाने की चिंता थी। विक्रम के घुटने कीचड़ भरे फर्श पर टिके थे और उसका सिर राघव के पैरों के पास झुका हुआ था। झोपड़ी में मौजूद हर शख्स, जो अब तक विक्रम को एक जालिम साहूकार समझ रहा था, इस दृश्य को देखकर सन्न रह गया। विक्रम का शरीर हिचकियों से हिल रहा था। वह अहंकार, वह अकड़, जो कुछ मिनट पहले तक उसकी ढाल बनी हुई थी, अब आंसुओं के साथ बह चुकी थी। राघव, जो दर्द से कराह रहा था, इस दृश्य को देखकर विचलित हो गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और बेहद धीमी, टूटती हुई आवाज में कहा, लक्ष्मी, घर में जो भी है इसे दे दे। मेरा यार, मेरा विक्रम खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राघव अब भी वही पुराना दोस्त था, जो अपनी जान देकर भी विक्रम की लाज रखना चाहता था। राघव के इन शब्दों ने विक्रम के दिल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। वह व्यक्ति, जिसके पास कफन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, वह अब भी अपने दोस्त को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहता था। विक्रम ने सिर उठाया। उसकी आंखों से अविरल धारा बह रही थी। उसने राघव के दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। बस कर, पगले, बस कर, विक्रम चिल्लाया। उसकी आवाज में गहरा पश्चाताप था। मुझे और शर्मिंदा मत कर मेरे भाई। मैं कोई पैसा लेने नहीं आया हूं। मैं तो वह कर्ज चुकाने आया हूं जो मैंने 20 साल पहले तुझसे लिया था। मैं तेरी दोस्ती का कर्जदार हूं, राघव, और यह कर्ज मेरी जान देकर भी नहीं चुकाया जा सकता। विक्रम ने अपनी भीग चुकी जैकेट की भीतरी जेब से एक चेकबुक और स्टाम्प पेपर का एक पुलिंदा निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने एक चेक फाड़कर राघव की छाती पर रखा। देख इसे राघव, विक्रम ने सिसकते हुए कहा। यह 50,000 नहीं है, यह 50 करोड़ का चेक है, और यह प्रॉपर्टी के कागज, मुंबई में मेरे आधे साम्राज्य का मालिकाना हक अब तेरे नाम है। लक्ष्मी और पड़ोसी अविश्वास से उस चेक को देख रहे थे। विक्रम ने जारी रखा, यह कोई भीख नहीं है मेरे दोस्त, यह तेरे उन 50,000 रुपयों का ब्याज है। तेरी मां के उन कंगन का मोल है जिसे बेचकर तूने मुझे राजा बनाया था। आज यह राजा अपना मुकुट तेरे चरणों में रखने आया है। राघव ने उस चेक की ओर देखा तक नहीं। उसकी धुंधली आंखों में दौलत की कोई चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ उठाया और विक्रम के भीगे हुए गाल पर रखा। अरे पागल, राघव ने मुश्किल से मुस्कुराहट के साथ कहा, दोस्ती में कैसा ब्याज तू आ गया? बस यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे लगा था कि तू भूल गया होगा, लेकिन तूने याद रखा। मेरे लिए यही करोड़ है। राघव के इन निस्वार्थ शब्दों ने वहां मौजूद हर इंसान को रुला दिया।
दौलत के ढेर पर बैठकर भी विक्रम आज खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान महसूस कर रहा था, क्योंकि राघव का दिल उसकी अरबों की संपत्ति से कहीं ज्यादा अमीर था। लेकिन नियति को शायद यह मिलन मंजूर नहीं था, या शायद बहुत देर हो चुकी थी। राघव की आंखों की पुतलियां पलटने लगीं और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। भावनात्मक मिलन की गर्मी अब मौत की ठंडक से हार रही थी। राघव का हाथ विक्रम के गाल से फिसलकर नीचे गिर गया। विक्रम ने तुरंत खतरे को भांप लिया। राघव, वह चिल्लाया। उसने तुरंत खुद को संभाला और अपने ड्राइवर की ओर मुड़ा। रमेश, उसने पूरी ताकत से दहाड़ा। ड्राइवर रमेश, जो भीड़ को चीरते हुए अंदर आ गया था, तुरंत हुक्म के लिए तैयार खड़ा हो गया। गाड़ी बिल्कुल दरवाजे पर लगाओ, हमें अभी इसी वक्त लीलावती अस्पताल जाना है, विक्रम ने आदेश दिया। विक्रम ने राघव के क्षीण शरीर को अपनी गोद में ऐसे उठाया जैसे वह कोई कांच की नाजुक गुड़िया हो। उसके महंगे विदेशी सूट पर राघव की उल्टियों का खून और झोपड़ी की गंदगी लग रही थी, लेकिन विक्रम को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वह उस बोझ को नहीं उठा रहा था, बल्कि अपनी दुनिया को उठा रहा था। वह झोपड़ी से बाहर निकला। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी ठंडक थी। वह भीड़, जो कुछ पल पहले उसे मारने पर उतारू थी, अब रास्ता देने के लिए सम्मान से पीछे हट गई। उन्होंने देखा कि मुंबई का सबसे अमीर आदमी कीचड़ में स्नेह हुए एक गरीब को अपने सीने से लगाए ले जा रहा है। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। गाड़ी में बैठते ही विक्रम ने राघव का सिर अपनी गोद में रख लिया। लक्ष्मी और आराव भी पीछे की सीट पर सिमट कर बैठ गए। तेज चलाओ रमेश, सिग्नल तोड़ दो, जो करना है करो, बस उड़कर चलो, विक्रम चिल्लाया। गाड़ी के पहियों ने कीचड़ उछाला और शहर की ओर दौड़ पड़ी। विक्रम ने राघव के ठंडे पड़ते गालों को थपथपाया। हिम्मत मत हारना मेरे भाई, विक्रम उसके कान में फुसफुसाया। तूने बहुत दुख देखे हैं, अब सुख देखने का वक्त आया है। हम साथ में रहेंगे, जैसे बचपन में रहते थे। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। तूने मुझसे वादा किया था कि हम बुढ़ापे में साथ बैठकर ताश खेलेंगे। तुझे वह वादा निभाना होगा। गाड़ी मुंबई की चकाचौंध भरी सड़कों पर हवा से बातें कर रही थी, लेकिन विक्रम को हर सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। वह अपनी सारी दौलत, सारी शक्ति, अपना पूरा साम्राज्य एक पल में न्योछावर करने को तैयार था। बस अगर यमराज उसके दोस्त को थोड़ी मोहलत दे देते। उसे आज समझ आया कि कर्म का पहिया कितना निर्दयी होता है। जब राघव को उसकी जरूरत थी, तब वह नहीं आया, पैसे कमाने में लगा रहा। और आज जब वह आया है, उसके पास सब कुछ है, तो शायद समय उसके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने गाड़ी रुकते ही विक्रम शेर की तरह दहाड़ा। डॉक्टर, स्ट्रेचर लाओ जल्दी। अस्पताल का स्टाफ विक्रम मल्होत्रा को पहचानते ही हरकत में आ गया। पैसों की ताकत ने अस्पताल के वीआईपी दरवाजे तो तुरंत खोल दिए, जो आम आदमी के लिए अक्सर बंद रहते हैं। राघव को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाया गया और आईसीयू की तरफ ले जाया गया। सफेद कपड़ों में डॉक्टर और नर्सें उस मैले कुचैले शरीर के चारों ओर दौड़ रहे थे, उसे ऑक्सीजन लगा रहे थे। विक्रम उसका हाथ छोड़े बिना स्ट्रेचर के साथ दौड़ रहा था, जब तक कि उसे ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर रोक नहीं दिया गया। कांच के दरवाजे बंद होते ही विक्रम का वह संयम टूट गया जो उसने अब तक बना रखा था। वह दीवार के सहारे वहीं जमीन पर बैठ गया। आईसीयू के बाहर की लाल बत्ती किसी खतरे की घंटी की तरह जल रही थी। लक्ष्मी एक कोने में फर्श पर बैठकर लगातार अपने मंगलसूत्र को पकड़कर प्रार्थना कर रही थी, और नन्हा आराव उसे पकड़कर सहमा हुआ था। विक्रम ने अपनी जेब से वह पुरानी डायरी निकाली। वह अब भी गीली थी। उसने उसे अपने माथे से लगा लिया। 20 साल की दूरी खत्म हो गई थी, लेकिन अब जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय होनी बाकी थी। विक्रम ने आंखें बंद कीं
और पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की, अपनी दौलत के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए। जो उस बंद दरवाजे के पीछे लेटी थी, आईसीयू के बाहर की वह लाल बत्ती किसी जलते हुए अंगारे की तरह विक्रम की आंखों में चुभ रही थी। अस्पताल का वह ठंडा और कीटाणुमुक्त गलियारा जो आमतौर पर जीवन बचाने की उम्मीद जगाता है, आज विक्रम को किसी कसाईखाने से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। वह वहां बैठा था, अपने घुटनों पर सिर रखे, और उसके कानों में सिर्फ घड़ी की टिकटिक गूंज रही थी। हर सेकंड उसके सीने पर एक हथौड़े की तरह बज रहा था। लक्ष्मी अब रो रोकर निढाल हो चुकी थी और एक नर्स उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी। नन्हा आराव, जो शायद अभी तक मौत का मतलब भी नहीं समझता था, सहमी हुई नजरों से कभी अपनी मां को देखता तो कभी उस बंद दरवाजे को। विक्रम सोच रहा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी यह मानकर बिता दी कि पैसा हर समस्या का समाधान है, लेकिन आज उसका अरबों का साम्राज्य उस एक सांस को खरीदने में असमर्थ था जिसके लिए उसका दोस्त अंदर संघर्ष कर रहा था। ये उसकी दौलत की सबसे बड़ी हार थी। कुछ देर बाद आईसीयू का दरवाजा खुला और वरिष्ठ डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर वह पेशेवर गंभीरता थी जो बुरी खबरों की पहचान होती है। विक्रम झटके से खड़ा हुआ और उनकी ओर लपका। डॉक्टर, वह कैसा है मुझे बताइए। पैसे की चिंता मत कीजिए, आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर को बुला लीजिए, जो मशीन चाहिए मंगवा लीजिए, बस उसे बचा लीजिए। डॉक्टर ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से सिर हिलाया। मिस्टर मल्होत्रा, उन्होंने संयत स्वर में कहा, हम इंसान का इलाज कर सकते हैं लेकिन नियति से नहीं लड़ सकते। उनके फेफड़े पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मुझे खेद है, लेकिन आप बहुत देर से आए। विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। देर से आए ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। 20 साल की देरी। डॉक्टर ने विक्रम को अंदर जाने की अनुमति दे दी। विक्रम भारी कदमों से आईसीयू के अंदर दाखिल हुआ। वहां मशीनों की बीप बीप की आवाज उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। सफेद चादरों के बीच लेटा राघव अब बहुत छोटा और कमजोर लग रहा था। उसके कितारी सन्नाटे को दोष लगा था। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और उसके हाथों में कई नलियां घुसी हुई थीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके चेहरे पर दर्द नहीं था। वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई थका हुआ यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचकर विश्राम कर रहा हो। विक्रम उसके बिस्तर के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने राघव का ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया। राघव ने अपनी आंखें खोलीं। उन आंखों में अब धुंधलापन नहीं था, बल्कि एक आखिरी दिए की तरह तेज चमक थी। उसने विक्रम को पहचाना और मास्क के पीछे एक हल्की मुस्कान बिखेर दी। राघव ने कांपते हुए हाथ से मास्क हटाने का इशारा किया। विक्रम ने मना किया, लेकिन राघव की जिद्द के आगे उसे झुकना पड़ा। मास्क हटते ही राघव ने एक गहरी, घरघराती हुई सांस ली। रो मत मेरे यार। राघव की आवाज इतनी धीमी थी कि विक्रम को सुनने के लिए अपना कान उसके होठों के पास ले जाना पड़ा। हम जीत गए विक्रम। देख, अंत में हम साथ हैं। भगवान ने मेरी सुन लिया। विक्रम के आंसू राघव के हाथ पर गिर रहे थे। मुझे माफ कर दे भाई, विक्रम सिसकते हुए बोला। मैं तुझे नहीं बचा पाया। मेरी सारी दौलत बेकार है। मैं हार गया। राघव ने ना में सिर हिलाया। नहीं, तू हारने के लिए नहीं बना है। तूने तो मेरा जीवन सफल कर दिया। तू आया, बस यही मेरे लिए मोक्ष है। राघव की सांसें अब और उखड़ रही थीं। उसे पता था कि समय कम है। उसने अपनी नजरें दरवाजे की ओर घुमाईं, जहां आराव खड़ा था। राघव ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ा। उसमें अचानक एक अजीब सी ताकत आ गई थी। विक्रम, उसने हाँफते हुए कहा, मेरा एक काम करेगा? यह मेरी आखिरी उधारी होगी तुझ पर। विक्रम ने तुरंत उसका हाथ चूम लिया। तू हुक्म दे राघव, मेरी जान भी हाजिर है। राघव ने
आराव की ओर इशारा किया। वह अब अनाथ होने वाला है। उसे उसे गरीबी की उस आग में मत जलने देना जिसमें मैं जला हूं। उसे इंसान बनाना। विक्रम, क्या तू क्या तू उसका पिता बनेगा? यह सवाल एक मरते हुए पिता की सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी उम्मीद थी। विक्रम ने मुड़कर आराव को देखा और फिर वापस राघव की आंखों में झांका। उसने राघव का हाथ अपने माथे से लगाया और एक पवित्र प्रतिज्ञा की। मैं कसम खाता हूं राघव। विक्रम की आवाज अब दृढ़ थी। आज से आराव मेरा बेटा है। वह अनाथ नहीं होगा। उसे वह सब मिलेगा जो मेरे सगे बच्चों को मिलता है, बल्कि उससे भी ज्यादा। वह मेरा वारिस होगा। तू चैन से जा मेरे भाई। तेरा अंश अब मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनते ही राघव के चेहरे पर एक अलौकिक शांति छा गई। उसके माथे की लकीरें मिट गईं। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उसके सीने से उतर गया हो। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और मशीनों की वह तेज, निरंतर बीप की आवाज गूंज उठी जो जीवन के अंत की घोषणा करती है। राघव जा चुका था, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा कर्ज छोड़ गया था जिसे विक्रम को जिंदगी भर चुकाना था। राघव की अंतिम यात्रा वैसी नहीं थी जैसी किसी गरीब की होती है। अगले दिन शिवाजी पार्क श्मशान घाट पर चंदन की लकड़ियों की चिता सजाई गई थी। पूरा मुंबई शहर हैरान था। उन्होंने देखा कि शहर का सबसे बड़ा टाइकून विक्रम मल्होत्रा नंगे पैर, सफेद धोती पहने, एक साधारण आदमी की अर्थी को कंधा दे रहा था। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। लोग कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन विक्रम को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए वह अर्थी किसी राजा की सवारी से कम नहीं थी। उसने राघव को वह सम्मान दिया जो शायद उसके सगे भाई भी नहीं दे पाते। लक्ष्मी और आराव उसके पास खड़े थे। अब वे बेसहारा नहीं थे, बल्कि विक्रम के परिवार का हिस्सा बन चुके थे। जब पंडित ने मुखाग्नि के लिए पुकारा, तो समाज के ठेकेदारों ने उंगलियां उठाईं कि यह अधिकार सिर्फ बेटे का है या खून के रिश्तेदार का। लेकिन विक्रम ने आराव का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाया और खुद उसका हाथ थामकर चिता को अग्नि दी। लपटों के उठते ही विक्रम ने महसूस किया कि उसके अंदर का वह पुराना अहंकारी विक्रम भी उसी आग में जलकर भस्म हो रहा है। राघव का शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा ने विक्रम के अंदर एक नया इंसान जगह दिया था। धुएं के साथ उड़ते हुए उस काले आकाश को देखते हुए विक्रम को लगा जैसे वो राघव ऊपर से मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, देख, तूने अपना वादा निभा दिया। अंतिम संस्कार के बाद विक्रम ने लक्ष्मी और आराव को अपनी आलीशान गाड़ी में बैठाया, लेकिन इस बार वह उन्हें किसी झोपड़ी में नहीं, बल्कि अपने घर ले जा रहा था। रास्ते में उसने अपनी जेब से वह पुरानी डायरी निकाली। पन्ने अब सूख चुके थे, लेकिन आंसुओं और बारिश के दाग उस पर हमेशा के लिए छप गए थे। उसने उस पन्ने को खोला जिस पर लिखा था, राघव से प्राप्त 50 रुपये। वापसी जब किस्मत साथ देगी। विक्रम ने अपनी जेब से एक पेन निकाला और उस लाइन को काट दिया। उसके नीचे उसने कांपते हाथों से लिखा, कर्ज चुकता, माध्यम, प्रेम और एक जीवन का बलिदान। उसने डायरी बंद कर दी और उसे आराव के नन्हे हाथों में थमा दिया। इसे संभाल कर रखना बेटा। उसने कहा, यह तुम्हारे पिता की विरासत है। यह तुम्हें याद दिलाएगी कि अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि दिल की उदारता में होती है। समय बीतता गया। आराव विक्रम के घर में एक राजकुमार की तरह पला बढ़ा, लेकिन विक्रम ने उसे कभी अपनी जड़ों को भूलने नहीं दिया। हर साल राघव की पुण्यतिथि पर वे दोनों धारावी की उसी जगह जाते थे जहां वह झोपड़ी हुआ करती थी। वहां अब विक्रम ने एक मुफ्त अस्पताल और स्कूल बनवा दिया था, जिसका नाम था राघव सेवा सदन। विक्रम ने अपनी बाकी जिंदगी राघव के उसूलों पर जीने की कोशिश की। उसने सीखा कि कर्म का कानून सिर्फ सजा नहीं देता, बल्कि सुधार का मौका भी देता है। राघव की मृत्यु ने उसे वह सिखा दिया
जो दुनिया की कोई बिजनेस स्कूल नहीं सिखा सकती थी, त्याग का मूल्य। आज भी जब बारिश होती है और मुंबई की सड़कों पर पानी भर जाता है, विक्रम अपनी बालकनी में खड़ा होकर उसी आसमान को देखता है, लेकिन अब उसके हाथ में शराब का गिलास नहीं होता। उसे बादलों की गड़गड़ाहट में राघव की हंसी सुनाई देती है। वह जानता है कि 50,000 का वह कर्ज अब कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वह अब एक ऐसा बंधन बन चुका है जिसने दो आत्माओं को हमेशा के लिए जोड़ दिया है। विक्रम मल्होत्रा अब सिर्फ एक सफल व्यापारी नहीं है, वह एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी आत्मा को गिरवी रखकर दौलत कमाई थी, लेकिन अपने दोस्त के प्यार से उसे वापस छुड़ा लिया। और यही शायद इस कहानी का सबसे सुंदर और दर्दनाक सच है कि कभी-कभी किसी को बचाने के लिए हमें खुद को खोना पड़ता है, और किसी को खोकर ही हम खुद को पा सकते हैं।